हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। अभिनव गुप्ता आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आज ही आपके विविध लेखक हैं ये। इसमें आपका महीम भट्ट है, इसके बारे में पढ़ना है। महीम भट्ट 11वीं शताब्दी के एक अध्ययन को ध्वनि सिद्धांत के आलोचक के रूप में जाना जाता है। जो महीम भट्ट थे वो 11वीं शताब्दी के वे ध्वनि सिद्धांत के आलोचक के रूप में उनको जाना जाता है। जो ध्वनि सिद्धांत है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वह सौंदर्य सिद्धांत में सकारात्मक योगदान के लिए भारतीय कविताओं के छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के योग्य है। जो सौंदर्य सिद्धांत है उसमें उन्होंने बहुत सकारात्मक योगदान दिया है, अपनी पॉजिटिविटी। तो उसके लिए भारतीय जो कविताएं थी उनमें छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के योग्य है। जो उन्होंने सकारात्मक योगदान दिया है अपना, वो यह स्वाभाविक है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से उनके काव्य सिद्धांत के पहलुओं को उनके प्राचीन और आधुनिक दोनों विषयों के संदर्भ में पृष्ठभूमि से हटा दिया गया। यानी ये स्वाभाविक है, जो ये बताया है अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका काव्य सिद्धांत के जो पहलू हैं उनके प्राचीन और आधुनिक जो दोनों विषय के संदर्भ में पृष्ठभूमि से उन्हें हटा दिया गया है। जो अक्सर ध्वनि सिद्धांत पर अपनी आपत्तियों का अनुमान लगाते हैं, यानी जो ध्वनि सिद्धांत पे है उस पर अपनी आपत्ति का वे अनुमान लगाते हैं। भारतीय सौंदर्यवादी विचार की मुख्य धारा ज़्यादातर उनका खंडन करो। यह अखंड परंपरा संभवतः रुयक का, ये राइटर का नाम ही है, आगे आएगा इसमें, ठीक है। रुयक का ये 12वीं शताब्दी से है, ये शुरू होती है। मतलब ये जो परंपरा थी ये 12वीं शताब्दी से शुरू होती है। जो महीम भट्ट के जी हाँ यानी जीव के ध्वनि सिद्धांत का उत्तर देने के लिए व्यक्तिविका पर अपने भाष्य काव्य के प्रमुख भाग का उपयोग करते हैं। यानी जो महीम भट्ट के उपजीवा है उसके ध्वनि सिद्धांत का उत्तर देने के लिए व्यक्तिविका, उनका जो काव्य के जो प्रमुख भाग हैं उनका उपयोग करते हैं। लेकिन व्यक्तिवेका के एक करीब पढ़ने से पता चलता है कि महीम भट्ट इसके बाद एमबी ने न केवल, ये एमबी का मीन्स यहाँ पे महीम भट्ट ही है, न केवल एक सर्वव्यापक सौंदर्य और भाषाई सिद्धांत की कल्पना की है। यानी करीब पढ़ने से पता चलता है, करीब से, कि जो महीम भट्ट हैं उन्होंने न केवल एक सर्वव्यापक सौंदर्य बल्कि भाषाई सिद्धांत की कल्पना भी की है, बल्कि ध्वनि सिद्धांत के दोषों के बारे में उनकी चर्चा के दौरान इसे व्यक्त किया। यानी जब ध्वनि सिद्धांत के जो दोष के बारे में चर्चा हुई थी तो इसे व्यक्त किया था उन्होंने। विशेष रूप से उनकी रूसा की धारणा है, जिसे वे सभी कविता की पहचान मानते हैं। यानी इनको वे कविता जो सब हैं वो कविता की पहचान मानते हैं। एमबी यानी महीम भट्ट यहाँ एक सौंदर्य सिद्धांत को आकार देता है। यानी जो महीम भट्ट हैं वो यहाँ पे एक सौंदर्य सिद्धांत को आकार देते हैं, जो शोकु का 9वीं शताब्दी से मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन जो कई अर्थों में इसका पूरक भी है। यानी यह काव्यात्मक से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करता है। मतलब कई अर्थों में इसका पूरक भी मानते हैं और जो काव्यात्मक से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा करता है। सौंदर्य अनुभव के निर्माण और पारलौकिक प्रकृति, यानी जो सौंदर्य अनुभव है उसका जो निर्माण हुआ और जो पारलौकिक प्रकृति है
साथ ही सौंदर्य अनुभव के आध्यात्मिक आयामों की धारणा जो हम पूर्व में नहीं कर पाते हैं, यानी जो सौंदर्य अनुभव है उसके जो आध्यात्मिक आयाम हैं, जो आध्यात्मिक रिलेटेड हैं, उनकी धारणा वो हम पूर्व में नहीं कर पाते हैं। यह पत्र अपने सभी नियमों में एमबी के यानी महिम भट्ट के रस सिद्धांत की विशिष्ट विशेषताओं का पता लगाने का एक प्रयास है। यानी जितने भी नियम है उसमें एमबी के जो रस सिद्धांत है उसकी विशिष्ट विशेषताओं का पता लगाने का एक प्रयास है। एमबी का कहना है कि रस के बिना नाम के लायक कोई कविता नहीं हो सकती। यानी महिम भट्ट का कहना है कि रस के बिना जो रस है उसके बिना कोई भी लायक कोई कविता नहीं हो सकती। यानी रस होना ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी लायक कविता नहीं हो सकती है। ठीक है। जिसे वे कविता की पहचान मानते हैं। एमबी के अनुसार कविता का उद्देश्य नैतिक निषेध है। यानी महिम भट्ट के अकॉर्डिंग जो कविता का उद्देश्य है वो नैतिक निर्देश है। निषेध यानी किसी भी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ पे रोक लगाना, है ना, उसको निषेध बोलते हैं। निषेधाज्ञा में संरचना और राजाओं जैसे लोगों के लिए निषिद्ध है। यानी निषेधाज्ञा में संरचना और जो राजकुमार हैं वो लोगों के लिए निषिद्ध हैं, जो सुस्त समझे जा रहे हैं। मतलब जो राजकुमार हैं उनके जैसे लोगों के लिए निषिद्ध है जो सुस्त समझे जा रहे हैं। उन्हें वैज्ञानिक ग्रंथ यानी शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी उन्हें जो भी वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वो नहीं पढ़ाए जा सकते। जो रूप और सामग्री में कठिन है। मतलब जो रूप है और जो सामग्री होती है उसमें भी कठिन है। कविता रस के माध्यम से लोगों को प्रसन्न करती है। यानी जो कविता है वो रस के माध्यम से लोगों को प्रसन्न करती है। यानी रस का होना, कहने का मतलब है रस का होना ज़रूरी है। रस के माध्यम से ही लोगों को वो प्रसन्न करती है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। आगे का नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपका ये मोस्टली कंप्लीट ही हो चुका है इंडियन एस्थेटिक्स। इसमें बस आपके ये विविध राइटर्स रह गए हैं जिन्होंने रस थ्योरी के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं। ठीक है। इसमें राजेश खेरे है, धनंजय है, काफ़ी सारे हैं। भोजा है, वो महिम भट्ट है, हेमचंद्र है, रोयक्का है, विश्वनाथ है, पय्या दीक्षिता है, जगन्नाथ है, मुकुल भट्टा है, वगबता है। ये सब रह गए हैं आपके। मोस्टली आपका वैसे सब कंप्लीट हो गया है। इसमें जो मेन टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए थे, बाकी तो वो डिस्कस करना रह रहा है अब आपको। ठीक है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।